यार मधवा। हेलो नमस्कार, मिथिलेश थर्मैथ कोलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, संबंध और फलन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये सिलेबस जो है सीवीटी के रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल आपको आराम से सीवीटी को रेफरेंस बना करके चीज़ों को सीखना है। आराम से रिलेशन एंड फंक्शन को आप समझेंगे, संबंध और फलन को समझेंगे, तो बिल्कुल आप केयरफुल होकर कनेक्ट होइए, सारी बातों को आप देखिए फिर एंजॉय करिए। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, संबंध और फलन की। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की, फिर उसके बाद हम 1 to 1 करके सवालों की बात करेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी उसको सिखाने और समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल आप आराम से कनेक्ट होइए, जो भी इसका ऑब्जर्वेशन है, जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज है, उसको आप समझिए और बताइए क्या क्या मामले हैं सर और कैसे आपको करना है। बेसिकली ये कोर्स जो होगा सीवीटी के लिए होगा, आप आराम से देख लीजिए और एंजॉय करते हुए कनेक्ट होइए। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, आराम से देखना है, कनेक्ट होना है, सारी बातों को दिमाग पर रखिए। रिलेशन एंड फंक्शन को आज स्टार्ट करते हैं। एक मेजर सा टॉपिक होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैंने सिलेबस भी आपको बताया था क्या क्या सिलेबस है, कैसे मेरे को पढ़ाना है, तमाम ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपके बात कर ली है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। आइए बात करते हैं संबंध और फलन की, रिलेशन एंड फंक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की, संबंध की। संबंध आप कहते किसे हैं? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में उठता है कि व्हाट इज अ रिलेशन, संबंध होता क्या है। तो जब संबंधों का ख्याल आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग पे ऑब्जर्वेशन उठता है कि सर सामान्य जन्म उठने वाले संबंधों का ख्याल सबसे पहले हमारे दिमाग पे आता है, जैसे कि दो ग्रुप, दो सोसाइटी या दो इंडिविजुअल के बीच में होने वाले संबंधों का ख्याल सबसे पहले आपके पास आता है। इसी तरीके जब आप मैथमेटिकल संबंध की बात करते हैं, गणितीय संबंध की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो सेट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने को आपको मिलेगा। जब आपको दो सेट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने को मिले और उससे संबंध निकालने की बात की जाए, तो वहां पे जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं उस रिलेशन का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल आपको आराम से 1 to 1 करके कनेक्ट होना है, सारी बातों को देखना है। तो मैंने आपसे कह दिया कि सर यहाँ पे जो रिलेशन डील होने वाला, जो संबंध डील होने वाला है, वे दो सेट के ऊपर डील होगा। मैंने बोला सर आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। दो सेट सामान्य रूप से है तो इनमें एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ। मैंने आपसे कहा कि सर सेट ए के अंदर एलिमेंट जो है ABC है, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है ये 1 2 3 4 है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ए का बी के साथ संबंध बनाने की बात की जा रही है, कितने कितने संभावित रिश्ते बनेंगे। तो आपने बोला कि सर ए के अंदर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ABC, इनका सेट बी के हर एलिमेंट के साथ रिश्ता बनेगा। आपने सेट ए के पहले एलिमेंट का सेट 1 के साथ रिश्ता बनाया, सेट बी के पहले एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाया, फिर सेट ए के पहले एलिमेंट का सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ आपने रिश्ता बनाया, फिर आपने एज इट इज यही अप्रोच इस पे अप्लाई करा, एज इट इज जैसे अप्रोच अप्लाई करा आपने। फिर इसके बाद आपको ये करना है कि सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट आपको बी दिख रहा है, इस पे आपको रिलेशन स्टेबल करना है। आपने इस तरीके से रिश्ता स्टेबल कर दिया। इन बातों को आप आराम से देखिएगा, केयरफुल होकर मैं आराम से बिल्कुल बताऊंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 1 to 1 आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। इसके बाद मैंने किया कि सेट ए का जो थर्ड एलिमेंट है सी, इसका मैंने सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ रिश्ता बना दिया। इस तरीके से रिलेशन इसका बन गया। अब आपने बोला कि सर कितने संभावित रिश्ते होंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे रिलेशन के अंदर। तो इसको आप दिखाते हैं A क्रॉस B से, इसको आप शो करते हैं A क्रॉस B से, और A क्रॉस B को आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप देख रहे हैं कि सेट A का जो पहला एलिमेंट है A दिख रहा है, उसके रिश्ते कितने कितने बन रहे हैं। आपने बोला सर A का रिश्ता 1 के साथ बना हुआ है, A का 2 के साथ भी बना है, A का 3 के साथ, A का 4 के साथ। इतने रिश्ते मेरे को देखने को मिले, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने इस चीज को देखा। फिर इसके बाद आपने बोला कि सर सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट बी है, इसके भी बहुत सारे रिश्ते बन रहे हैं। इसको भी आप नोट करिए, आराम से चीजों को देखना है आपको। बी का 1 के साथ बना है, बी का 2 के साथ बना है, बी का 3 के साथ, बी का 4 के साथ रिलेशन आपने बना दिया। कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया, बस आराम से देखिएगा। अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल आपको आराम से देखना, हर एक बात आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद आपने क्या किया, सेट ए का जो थर्ड एलिमेंट सी है, इसका सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ आपने रिश्ता बनाया, संबंध बनाया। तो यहाँ संबंध आपको देखने को मिलेगा सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, और सी का 4 के साथ। क्लियर है कि नहीं? इतने संबंध आपको देखने को मिले। अब इस ए क्रॉस बी को आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस ए क्रॉस बी को आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो आपको दिख रहा है यहाँ पे A1, इसको आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इन ऑर्डर्ड पेयर A1, इसको आप एलिमेंट के आइडिया पे आप समझोगे। ये सारे एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर के। क्लियर है कि नहीं? A1 जो है इसको आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर।
और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि ऑर्डर पेयर जो लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर पेयर के अंदर जो A1 लिखा हुआ है इसको आप 1A नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ये बात आपको अपने दिमाग पे रखनी है। और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे आपने यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा ये हमेशा बिलोंग करेगा सेट ए से। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा सेट बी से। और सेट ए को आप सामान्य रूप से डोमेन कहते हैं और सेट बी को आप सामान्य रूप से कोडोमेन कहते हैं। इन बातों को अपने दिमाग पर रखिएगा और बिल्कुल आराम से पेशेंस रख के तमाम चीजों को देखिए और केयरफुल होकर एंजॉय करिए, है ना। तो बिल्कुल मैं एक एक बात को पूरा क्लियर करूंगा, बिल्कुल आपको आराम से देखना है। इसके बाद आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर आपने रिलेशन के बारे में बताया, 2 सेट को बनाया, इसके बाद से बताया कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कैसे कहानियां होती हैं, इन तमाम चीजों को आपने समझाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद मेरा मन मेरे से ये कहता है कि अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, कितने रिश्ते संभावित बन सकते हैं। तो आपने बोला आपको ऐसे निकालना है, यदि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं, आपने देखा अगर मैंने आपसे कहा कि A क्रॉस बी, तो आपने बोला कि सर इसमें कितने एलिमेंट हैं, आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट देखा आपने। ये देखने के बाद आपने महसूस किया कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों के मल्टीपल के बराबर आपको A क्रॉस बी की वैल्यू मिल रही है। तो इतने संभावित रिश्ते आपको मिल रहे हैं, ये 12 हो गए। इसी आइडिया पे एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग पे रखना है। इसी आइडिया को ऑब्जर्व करते हुए आपको ये दिमाग पे फॉर्मूला रखना है कि यदि किसी सेट के अंदर P एलिमेंट है और एक दूसरे सेट के अंदर Q एलिमेंट है, आपसे कह दिया जाए कि A और B के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कितने संभावित रिश्ते बनेंगे, तो क्या बताओगे आप। A क्रॉस B की वैल्यू जो होगी P इंटू Q के बराबर होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास 2 सेट आपको दिए गए हैं, इस सेट से कितने पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे या कितने पॉसिबल सबसेट के आइडिया रिलेशन बन जाएगा, तो आप बताओगे पॉसिबल रिलेशन ऑन गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे, इसके लिए आप कहते हो पावर सेट का यूज करोगे और इसकी वैल्यू जो डिफाइन करोगे आप 2 टू दी पावर PQ के आइडिया पे करोगे, 2 टू दी पावर PQ। क्लियर है कि नहीं। इससे कितने संभावित सबसेट बनेंगे, तो 2 टू दी पावर PQ पॉसिबल सबसेट की बात करेंगे। सेट आउट की कहानियां तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं बिल्कुल 12th के आइडिया पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानते हुए काम को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा तमाम चीजें। इस बात को अपने दिमाग पर रखते हुए हम इस क्लास को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको आराम से कनेक्ट होना है, सारी बातों को देखना है, ठीक है ना। तो रिलेशनल फंक्शन के अंदर बस इतनी बातों को दिमाग में पहले आप रखेंगे। इसके बाद से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, संबंधों के प्रकार की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। जब आप टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके दिमाग पे ख्याल उठता है कि सर यहाँ पे कैसा रिश्ता देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिलेशन जो होगा एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन स्टेबल करने की बात की जाएगी। सेट ए का खुद के साथ रिश्ता बनाने की बात होगी, ए का 2 सेम नेचर के सेट का रिश्ता बनाने की बात यहाँ पे की जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट ABC है। दूसरा सेट भी आपको A दिया गया है, इसमें एलिमेंट ABC है एज इट इज। अब A का A के साथ रिश्ता बनाने की बात हो रही है, तो कितने संभावित रिश्ते होंगे। अब आपने बोला कि सर A का A के साथ रिश्ता बनाने की बात हो रही है, मतलब A क्रॉस A की बात आप करना चाह रहे हैं डायरेक्टली आप सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं यही काम करने जा रहा हूं। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे सबसे पहले A का A के साथ संबंध बनेगा, फिर A का B के साथ, फिर A का C के साथ। ये बात आपने महसूस किया। इसके बाद से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, B का A के साथ संबंध बनेगा, B का B के साथ, B का C के साथ रिलेशन बनेगा। फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट जो आपको C दिख रहा है, इसका संबंध बनेगा C का A के साथ, C का B के साथ और C का C के साथ। अब इन तमाम चीजों को यहां पे नोट कर दीजिए। आपने देखा सर A का A के साथ संबंध बना है, फिर A का B के साथ संबंध बना है, फिर एज इट इज A का C के साथ वैसा ही संबंध आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपने बोला कि सर
सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट है इसके भी कुछ पॉसिबल संबंध मेरे को दिख रहे हैं, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ। आराम से देखिए बिल्कुल। फिर आपने देखा कि सी का ए के साथ रिश्ता बन रहा है, सी का बी के साथ और सी का सी के साथ भी रिश्ता बन रहा है। इतने रिश्ते आपको देखने को मिल रहे हैं, इतने रिश्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग पे आप आराम से रखिए, केयरफुल होकर। अब इसी के आइडिया पे आपको टाइप ऑफ रिलेशन को समझना है, रिलेशन के प्रकार को इसी आइडिया पे समझना है। यदि मैं आपसे कहता हूं, अब रिश्तों के प्रकार की बात आती है तो रिश्ते सामान्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा छोटा कर ले, आराम से आपको समझाते हैं। इसी आइडिया पे आप रिश्तों को समझोगे। सबसे पहला जो रिश्ता होता है इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड वन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड वन जो होता है ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों बातें दिमाग पे आप रखिएगा आराम से। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है भाई साहब? रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि सेम वर्किंग सेगमेंट का ऑब्जर्वेशन अगर देखने को आपको मिले तो आप बोलोगे रिश्ता वहां पे कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बिलोंग टू अ रिलेशन, सेम वर्किंग सेगमेंट का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है या सेम एक्शन का को ऑब्जर्व करते हुए आप ऑब्जर्वेशन को फील कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वहां पे जो रिश्ता दिख रहा है वो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे महसूस किया, ए को महसूस किया, बीबी को, सीसी को, ये क्या रिफ्लेक्सिव है। आज दो सभी एलिमेंट इनके साथ हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सेम नेचर का जब ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिकल्पनाओं के बारे में सोचने को मिलेगा। ए बिलोंग टू रिलेशन, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस बात को दिमाग पे आप रखिए आराम से। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, समतुल्य संबंध की। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक को आपको ऐसे समझना है कि यदि ए का बी के साथ कोई संबंध है, यदि ए का बी के साथ कोई संबंध है, एज इट इज वैसा ही संबंध बी का ए के साथ है, तो आप बोलोगे जो रिश्ता आपको दिख रहा है रिश्ता में सिमेट्रिक है। ए का बी के साथ जो संबंध है एज इट इज वैसा ही संबंध बी का ए के साथ है, तो आप बोलेंगे कि रिश्ता कैसा है, सिमेट्रिक है। एग्जांपल इसका दिमाग पर रख लीजिएगा कि ए और बी दो मेल हैं, ए और बी दो पुरुष हैं, ए बी का भाई है, तो सामान्य सी बात है कि बी ए का भाई होगा, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरीके से आप समझेंगे। रिफ्लेक्सिव में आप समझ लीजिए, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, मेरी मिरर इमेज शीशे में रिफ्लेक्ट कर गई, तो उस ऑब्जर्वेशन या उस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जर्व होता हुआ आपको दिखाई दे तो आप बोलेंगे कि वहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन फील हो रहा है। तो ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में आपको ये देखना है कि यदि ए का बी के साथ कोई संबंध है, यदि ए का बी के साथ कोई संबंध है, एज इट इज वैसा ही संबंध बी का सी के साथ है, एज इट इज वैसा ही संबंध बी का सी के साथ है, तो रिश्ते को ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपका ए के साथ, आपका ए का सी के साथ वैसा ही संबंध होना चाहिए। आप आराम से केयरफुल होकर मेरी बात को सुन लीजिए। यहां पे आप इस पॉइंट को नोट कर दीजिएगा, इसको और इसको, इस पे दोनों पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यदि ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, एज इट इज वैसा ही रिश्ता बी का सी के साथ आपको देखने को मिल रहा है और रिश्ते को और ट्रांजिटिव आपको बनाना है, तो ए का सी के साथ वैसा ही रिश्ता होना चाहिए। तो ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिए, केयरफुल होकर चीजों को देखिएगा और एंजॉय करिएगा, है ना। एक बात और दिमाग पर रखेंगे, एक दूसरा मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा आप। एक हस्बैंड है और दूसरी वाइफ है और एक अदर पर्सन ओ है। हस्बैंड का वाइफ के साथ कोई रिश्ता है, आपको पता ही है स्पेसिफिक रिश्ता होगा। अगर वाइफ का किसी अदर पर्सन के साथ रिश्ता बन रहा है, अगर वाइफ का किसी अदर पर्सन के साथ रिश्ता बन रहा है और रिश्ते को ट्रांजिटिव आपको रखना है, तो उस रिश्ते में हस्बैंड और वाइफ को होना पड़ेगा, तभी रिश्ता ट्रांजिटिव होगा। इस बात को दिमाग पर रख लीजिएगा। यदि हस्बैंड और वाइफ किसी रिश्ते में है, अगर एज इट इज जैसे रिश्ते में ये है वैसा ही रिश्ता वाइफ किसी अदर पर्सन के साथ आपको बन रहा है, तो रिश्ते को ट्रांजिटिव आपको रखना है, तो हस्बैंड और उस अदर पर्सन को रिश्ते में होना पड़ेगा, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा, परिवार में लड़ाई हो जाएगी और परिवार टूटने का खतरा बन जाएगा, तलाक तक कहानी पहुंच सकती है भाई। तो आराम से चीजों को देखिएगा, एंजॉय करिए और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं केयरफुल होकर देखेंगे और बताएंगे क्या क्या कहानियां हैं, कैसे कैसे करना है।
तो बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, इसको आप इन्फॉर्म करिए, बताइए क्या क्या कारवा सर, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। रोहिना मंसूरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोहिना। मेहनत करते रहिए भैया, आप लोग एंजॉय करते रहिए। जो भी डाउट होता है मेरे से आप पूछ भी सकते हैं, नंबर भी आपको वहाँ पे डेली व्हाट्सएप का देखने को मिला होगा। आपका जो भी दिमाग पे सवाल हो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट इस यूटी का कार्रवाई स्टार्ट हो गया तो फिर आप लोग इसमें भी आके कनेक्ट हो सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस का लेवल जो है उसी ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे होगा, जो चीज़ें पहले छूट चुकी हैं या उससे भी बेहतर या उससे भी उसी ऑब्जर्वेशन को लेकर के हम करेंगे। तो आप लगिए और मेहनत करिए, ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर इन बातों को दिमाग पे रखेंगे। और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि जिस किसी भी रिश्ते के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों रिश्ते डील होने लगे, उस रिलेशन को आप कहते हैं इक्विवेलेंस। उस रिश्ते को आप बोल देंगे कि वहां पे जो रिश्ता आपको दिख रहा है वह रिश्ता सर है इक्विवेलेंस, समतुल्य संबंध है। जिस किसी भी संबंध के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ऑब्जर्वेशन एक साथ देखने को मिले तो आप बोलेंगे वहां पे जो रिश्ता बन रहा है सर, इस रिश्ते को मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, केयरफुल होकर चीजों को देखिए, बिल्कुल आराम से कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे बट आज कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट भी बस पढ़ाएंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो रिश्तों के अंदर आपको इतनी समझ रखनी है, इन बातों को दिमाग पर आप रख लेंगे केयरफुल होकर, और जो भी बातें होंगी इसको आप समझते हुए काम करेंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो भी आपके दिमाग पे सवाल जवाब उठते हैं आप मेरे से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। रिलेशन की बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन किसे कहते हैं भाई? फंक्शन को आप हिंदी में कहते हैं फलन। फंक्शन जो होता है दो फाइनाइट सेट के बीच में रिलेशन होता है। फंक्शन भी दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध होता है, जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक बना है। फंक्शन दो फाइनाइट सेट के बीच में रिलेशन होता है, जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बना है। आपको मैंने बोला कि सर फंक्शन दो फाइनाइट सेट के बीच में रिलेशन की बात होता है। मैंने कह दिया आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन की बात हो रही है फंक्शन के रूप में। तो दो सेट्स की बात हो रही है तो सामान्य सी बात है कि इन दोनों सेट्स के भी अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। मैंने कह दिया सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैं कहता हूं कि सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है। रिलेशन इस आइडिया पे कि सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या, सॉरी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन की परिभाषा ये होती है कि दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए। तो आप मेरी बात को समझिएगा, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाना चाहिए। सेट ए का पहला एलिमेंट लिया आपने, डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया सेट बी के एक एलिमेंट से। सेट ए का दूसरा एलिमेंट लिया, किसी एक से एसोसिएट कर दिया, सेट सी को आपने एसोसिएट कर दिया इससे। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन कर पा रहा है? फंक्शन की परिभाषा होती है दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट आपको एसोसिएट होता हुआ दिख रहा है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में एक ही तो इमेज बन रही है, तो यूनिक इमेज तो बन ही रही है। तो इसी आइडिया पे आप फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करोगे। इस बात को आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि सर सेट ए और सेट बी का मामला इस तरीके से डील हो गया और उस परिभाषा को ये बात ऑब्जर्व करते हुए दिखने लगी। अब जो सेट ए होता है इसको आप कहते हैं डोमेन। सेट ए जो आपको दिख रहा है जहां से आपने इनपुट की परिभाषा ली है, इसको आप कहते हैं डोमेन और इसको आप कहते हैं कोडोमेन। सेट बी को आप कहते हैं कोडोमेन और सेट ए के द्वारा सेट बी में डायरेक्टली एसोसिएशन जिसके साथ हुआ है उसको आप कहते हैं रेंज। तो सेट ए के द्वारा सेट बी में किसका एसोसिएशन आपको दिख रहा है? तो आपने बोला सर 1 का, 2 का और 3 का, तो ये रेंज हो गया। सेट ए डोमेन हो गया, सेट बी कोडोमेन हो गया। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। अच्छा, ये तो फंक्शन आप समझ गए होंगे। अच्छा, मेरे को आप ये बताएं कि आपके पास एक सेट ए दिया गया है ये और दूसरा सेट बी दिया गया है। फंक्शन आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। मैंने बोल दिया कि ये ए बी है और यहाँ 1 2 है। कहानी ऐसे है, क्या ये फंक्शन है? क्या फंक्शन डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है ये? आप बोलोगे सर ये फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन ही नहीं कर रहा है। बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपका मन आपसे कह रहा है कि सर इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा है क्योंकि सेट ए का जो
सेट ए के अंदर दो एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट का एसोसिएशन हो रहा है, तो आपने बोला कि सर ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करिए, गलत मामला हो गया। अगर मैंने ऐसे बना दिया, सेट ए है ये और सेट बी है ये, सेट ए आप डोमेन के रूप में देखते हैं इसको, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ऐसे एसोसिएशन हुआ सेट ए का एक एलिमेंट के साथ, सेट ए का दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो गया और फिर बी का ऐसे, सी का ऐसे। क्या ये फंक्शन है? आप बोलो सर ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेट ए के दो एलिमेंट की, सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में दो एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रही है, दो इमेज बन रही है। और जैसा कि मैंने सेट की परिभाषा आपको बताया, सेट जो होता है दो फाइनाइट सेट के बीच में संबंध होता है, जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बना है। इमेज यूनिक बननी चाहिए, बट यहां तो यूनिक नहीं बन रही है ना, दो इमेज बन रही है ना यार। एक आदमी के बारे में दो तरह की बातें हो रही हैं, तो ये फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन में एक डोमेन देने पे आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलनी चाहिए, ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। मेरी बातों को आप केयरफुल होकर सुनिए, ऑब्जर्व करिए, जो भी इसकी कहानी है इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप, तभी बेहतर हो पाएंगी चीजें। और बिल्कुल जब आप मेरे से 1 to 1 करेंगे, सवालों का जवाब पूछेंगे, तो फिर और बेहतर तरीके से पढ़ाने का मेरे को मौका मिलेगा और चीजें हम लोग मिलकर और बेहतर कर पाएंगे, है ना। इसके बाद आपके दिमाग पर सवाल उठता है कि सर इतनी बातें तो हो गई, अब इन बातों में बहुत ज्यादा तो कुछ कहानी मेरे को समझ में आई नहीं। एक बात आपको और बताई जाती है सामान्य रूप से कभी कभी कि सर फंक्शन को बहुत सारे लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं कि फंक्शन एक ऑपरेटिंग डिवाइस है। फंक्शन एक ऑपरेटिंग डिवाइस है जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देंगे, जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देंगे, जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देंगे, तो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके आपको रेंज के रूप में आउटपुट दे दिया करेगी, आपको रेंज के रूप में आउटपुट दे दिया करेगी। ये बात आपको बताई गई होगी कहीं, इस बात को भी अपने दिमाग पर रख लेंगे। फंक्शन एक ऑपरेटिंग डिवाइस है जिसमें आप इनपुट के फॉर्म में डोमेन देंगे, तो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके आपको आउटपुट के रूप में रेंज दे दिया करेगी। इस बात को भी आप केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। और इसके बाद से मैं ग्राफिकल आइडिया भी आपको बताऊंगा, तमाम चीजों को सिखाऊंगा, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए। सुब्रा यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुब्रा। आप केयरफुल होकर देखिए और कहानियों को समझिए आप पहले, है ना। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक फंक्शन है, इनपुट के फॉर्म में आपने डोमेन दिया, तो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके आउटपुट के फॉर्म में आपको रेंज दे दिया गया, तो ये भी स्पेसिफिक एक ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप दिमाग पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दिमाग पे रखना है कि सर इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए आप। अब मैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताना चाहूंगा आपको। टाइप्स ऑफ सेट या टाइप्स ऑफ फंक्शन, सॉरी, फंक्शन कितने प्रकार का होता है इसकी मैं बात कर लेता हूं। तो फंक्शन के जो प्रकार की हम बात करेंगे, तो दूसरा पेज में ले लेता हूं, आराम से आपको फंक्शन का प्रकार आपको समझाता हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, फलन के प्रकार। फलन कितने प्रकार का होता है? फलन जो होता है बेसिकली 4 तरह का होता है, दिमाग पे आपको आराम से रखना है। पहला जो होगा 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। दूसरा दिमाग पे रखना है मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। तीसरा जो दिमाग पे रखना आपको ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। फोर्थ वाला आपको दिमाग पे रखना है इनटू फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। एंड लास्ट में आपको दिमाग पे रखना है इनटू फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन के अंदर क्या होता है भाई, जैसे आपके सामने दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। इसके बीच में अगर 1 to 1 फंक्शन के टाइप का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो सामान्य सी बात ये होगी कि सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी के डायरेक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो रहा होगा। जैसे मैंने कह दिया आपको यहाँ पे कि यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 आपको दिख रहा है, डायरेक्टली एक एलिमेंट के एक के साथ एसोसिएशन होगा, तो आप बोलोगे वहां पे फंक्शन 1 to 1 बन रहा है या 1 to 1 फंक्शन फ्रेम हो रहा है। इस बात को दिमाग पर रख लीजिएगा। जब सेट ए के एक एलिमेंट की डायरेक्टली सेट ए के साथ डायरेक्टली एसोसिएशन होता हुआ दिखाई देगा, तो आप बोलोगे वहां पे फंक्शन 1 to 1 बन रहा है। ये बात अपने दिमाग पर रख लेंगे। सेट ए के एक एलिमेंट के द्वारा सेट बी के एक एलिमेंट से डायरेक्टली एसोसिएशन 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। ये बात अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर रखेंगे। सारी बातों को आप बिल्कुल टू बी पेशेंस कनेक्ट होकर समझिएगा। और एक बात आपको और दिमाग पर रखनी है कि 1 to 1 फंक्शन को आप कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी इसका नाम है, इसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी। कभी कभी इंजेक्टिव फंक्शन कह के भी बुलाता है, तो आप समझना है कि 1 to 1 फंक्शन के बारे में बात हो रही है ना।
अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मैनी टू वन फंक्शन की बात करिए सर, तो मैनी टू वन फंक्शन में क्या होगा, आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, एलिमेंट इसमें दिख रहा है आपको ए बी सी, और यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 दिख रहा है। आपने इसको ऐसे डील कर लिया, ए का 1 के साथ रिश्ता बना, बी का 2 के साथ बना, सी का भी 2 के साथ रिश्ता बन गया, तो आप बोलोगे कि मैनी टू वन फंक्शन डील हो गया, है ना। सेट बी में एक ही एलिमेंट से सेट ए के कई एलिमेंट का एसोसिएशन, आप बोलोगे कि वह मैनी टू वन फंक्शन फ्रेम कर दिया सर। और जैसे मैनी टू वन में आप ये भी महसूस करते हैं कि क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो टीचर और उन बच्चों के बीच में जो रिश्ता बन रहा है वह रिश्ता होता है मैनी टू वन फंक्शन के आइडिया पे डिफाइन। तो ये बात अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। मैनी टू वन फंक्शन ऑन्टो में क्या होता है, ऑन्टो में आपको दिमाग पे रखना है कि जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होगी, जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर होगी तो फंक्शन कैसा मिलेगा, ऑन्टो फंक्शन मिलेगा। और इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसको दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन्टो फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव होता है। और इनटू फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन की वैल्यू रेंज से बड़ी हो तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज से बड़ी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। इस बात को आप आराम से केयरफुल होकर अपने दिमाग पर रखेंगे और बिल्कुल टू बी पेशेंस कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए। अगर फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन्टो दोनों तरह का हो तो बोलोगे कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जिस किसी फंक्शन के अंदर 1 to 1 एंड ऑन्टो एक ही ऑब्जेक्शन के अंदर देखने को मिला तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये बात दिमाग पे आपको और रखनी है कि दुनिया का हर एक इन्वर्टेबल फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। दुनिया का हर एक इन्वर्टेबल फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस बात को अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर रख लीजिएगा और बिल्कुल टू बी पेशेंस बातों को समझिए और एंजॉय करते हुए सीखिए। तो बिल्कुल आप देखिए बातों को और बताइए क्या मामला है, कैसे करेंगे। तो इन तमाम चीजों को आप केयरफुल होकर देखिएगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और कहानियों की। सम रियल फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, कुछ वास्तविक फलन और उसके ग्राफ बनाने की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई फंक्शन है, पहली बात आप यहां पे आराम से देखेंगे आपके पास एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की बात कर लेता हूं, ऐसे दिया हुआ है fx इज k। इसका ग्राफ कैसे होगा, और सबसे fx इज k आपको दिया गया है तो इसका ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये f एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। क्वेश्चन के अंदर जब k देगा तो k की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल फिगर के आइडिया पे आपको देगा। न्यूमेरिकल फिगर के आइडिया पे देगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि k की वैल्यू है कैसी। k की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होगी तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा इन पॉजिटिव y एक्सिस के ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जब लेस देन 0 हो तो नेगेटिव नीचे बनेगा। तो ये कांस्टेंट के लिए कहानी है, दिमाग पर रख लीजिएगा। मैं थोड़ा ग्राफ को भी समझा दूं आपको। दूसरी बात आपको यह दिमाग पर रखनी है कि यदि फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन है fx बराबर x है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। फंक्शन fx बराबर x है तो ये x एक्सिस हो गया, ये f ऑफ x एक्सिस हो गया। ये अगर इसको आप y बराबर x महसूस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा है और स्लोप इसका 90 डिग्री के आइडिया पे डील हो रहा है। इसका ग्राफ आपने ऐसे बना दिया। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। और एक बात और दिमाग पे आप रखिएगा कि आइडेंटिकल फंक्शन के अंदर कहानी ये होगी कि जब आप जो आप इनपुट दे रहे हैं, एज इट इज जो आप इनपुट दे रहे हैं उसी इनपुट के आइडिया पे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा। ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। और कांस्टेंट फंक्शन के अंदर दिमाग पे रखना है कि इनपुट आप कुछ भी दे दीजिए, वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। ये सब चीजें अपने दिमाग पे आप स्पेसिफिक आइडिया पे रखेंगे। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। तीसरी कहानी होगी मॉडुलस फंक्शन की।
मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में कहानी क्या होगी, क्वेश्चन जो होगा ऐसे लिखा होगा एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि एक्स की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी देंगे तो आपको माइनस ऑफ एक्स देखने को मिलेगा, सॉरी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी देंगे, सॉरी हैंग कर गया क्या यार, एक मिनट रुकिए भाई। x की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी देंगे तो आपको x की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जब x की वैल्यू आप 0 के बराबर देंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा, और जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे तो रिजल्टेंट ऑफ x जो मिलेगा नेगेटिव चेंज के साथ मिलेगा। जब इसका आप ग्राफ बनाने का अप्रोच करेंगे तो ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, दिस एंड दिस, ये रियल एक्सिस, ये एफ ऑफ एक्स, ये तमाम बातें अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर रखिए और चीज़ों को आप एंजॉय करते हुए महसूस करिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप दिमाग पे रखेंगे। आप इनपुट जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच का दे सकते हैं, डोमेन जो है आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का दे सकते हैं, बट रेंज आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कब? इन मॉडुलस ऑब्जर्वेशन। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिए आराम से। फिर इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं, अगली बात हम कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, फंक्शन का जो नेचर होगा ऐसा होगा, एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ जी एक्स टू द बेस एच एक्स, इस तरीके से होगा, या ऐसे लिखा होगा एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ जी एक्स हो या एक्स हो, एक्स मान लो है, टू दी बेस ए आपको दिया गया है, इस तरीके से ऐसे दिया गया है। तो इसका ग्राफ आप ऐसे बनाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो बेस आपको ये दिख रहा है इसका ऑब्जर्वेशन 2 आइडिया पे होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आपको दिमाग पे रखना है कि जो x की वैल्यू होगी ये हमेशा 0 से बड़ी होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी। और सेकंड थिंग, बेस के लिए आपको दिमाग पे रखना है कि बेस जो होगा, बेस में जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू जो होगी एक बार 0 से 1 के बीच की होगी या 1 से बड़ी होगी। ये बात आपको अपने दिमाग पे रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, अब ए की वैल्यू में एक स्पेसिफिक चेंज मेरे को देखने को मिला। चेंज कैसा है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो जो इसका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिए, केयरफुल होकर इन चीजों को देखिए, समझिए भाई। ठीक है, और दूसरी पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है, अगर मैं आपसे कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स एक्सिस है, ए की वैल्यू जो है अब 1 से बड़ी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपने बोला सर ऐसे ग्राफ बनेगा। ये दोनों बातों को दिमाग पे आप रख लीजिएगा, केयरफुल होकर चीजों को देखिए और एंजॉय करिए, जो भी पॉसिबिलिटीज है इसको आप करिए, समझिए और मजा लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे को विश्वास है कि आप चीजों को कर पाएंगे। जब डोमेन रेंज के सवाल करेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, और इन सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी अच्छी पकड़ बनेगी। तो बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान से कनेक्ट होइए, सारी बातों को देखिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंदर माय डियर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, तो आपको पता है कि ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नहीं पता तो आपका आइडिया बना लीजिए, ग्राफ का एक थोड़ा सा फिनोमिना ले लीजिए, ऑब्जर्वेशन सेट कर लीजिए।
इसका ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि ई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बात अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से चीजों को देखना है और बस ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन इतने ही है, इसको दिमाग पे आप रख लीजिए। और थोड़ा सा एक सिग्नम फंक्शन होता है, इसका भी ग्राफ आप देख लीजिए, कुछ और बातें छूटे ना। सिग्नम फंक्शन, इसका जो ग्राफ होता है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है मैं इसको पहले बताऊंगा। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, जिस वैल्यू, ये वाला मामला है इसका सिग्नम फंक्शन का, इसको दिमाग पे रखिए। इसमें क्या होता है, इसका जो रेंज होता है -1, 1 और 0 होता है। इसका रेंज जो होता है -1, 1 और 0 होता है, इस बात को अपने दिमाग पे रख लेंगे। x बराबर 0 पे आपको 0 मिलेगा। अब एक बात आप आराम से देखिए, सिग्नम फंक्शन के देखिएगा आराम से एक बात। मैंने बोला सर ये x एक्सिस है, ये f ऑफ x एक्सिस है। x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। x की वैल्यू जब 0 के बराबर हो तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x की वैल्यू जब 0 के बराबर हो तो क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है। अच्छा, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रखिए। कुछ भी 5/5 करने पे आपको मिलेगा 5। कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी रखिए, पॉजिटिव वैल्यू आपको हमेशा 1 ही मिलेगी। x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा इन y एक्सिस। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव करेंगे, लेस देन करेंगे तो मॉडुलस वाला ऑपरेशन तो पॉजिटिव कर देगा, बट नीचे वाला नेगेटिव करेगा, वैल्यू आपको -1 मिलेगी। यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0। तो ये बात दिमाग में रखें कि सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है ये केवल व केवल 3 वैल्यू जो डील करता है, -1, 0 और 1। और सिग्नम फंक्शन यही है, इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, ठीक है ना। केयरफुल होकर इसको दिमाग पर रख लीजिए। और तमाम बातें जो क्वेश्चंस की बची हुई हैं इसको मैं आपको आराम से ब्रीफ कराऊंगा, बिल्कुल आपको आराम से देखना है केयरफुल होके, और तमाम बारीकियों को, तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपको करना है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि सर क्वेश्चन किन किन आइडियाज पे आएंगे, क्वेश्चन का क्या क्या अप्रोच होगा, किन किन आइडियाज पे आएंगे। क्वेश्चंस पे कुछ ऑब्जर्व करने के बाद बातें निकलती हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, पोलिनोमियल का आइडिया पूछा जाता है। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन का आइडिया पूछा जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन का आइडिया पूछा जाएगा। दिमाग पे आपको ये रखना है कि जब फंक्शन पोलिनोमियल होगा, जब फंक्शन पोलिनोमियल होगा तो आपको दिमाग पे ये रखना है कि फंक्शन का नेचर ऐसा होगा, f(x) इज इक्वल टू ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus cx to the power n minus 2 plus डॉट 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 हो सकता है लास्ट में कोई वैल्यू z हो। तो जब भी फंक्शन पोलिनोमियल होगा, जब भी फंक्शन पोलिनोमियल होगा तो एक बात दिमाग में रखना है कि इसका डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। इसका डोमेन क्या होगा, बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। और डोमेन होता क्या एक्चुअल में, डोमेन x की संभावित वैल्यू होती है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, डोमेन x की पॉसिबल वैल्यू जो होती है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। ये सब बातें अपने दिमाग पे आपको रखना है आराम से। फिर सेकंड पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है कि जब फंक्शन, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जब फंक्शन जो आपका है रैशनल फंक्शन होगा, दूसरा रैशनल फंक्शन देखने को मिलता है। इसमें कहानी आपको ऐसे देखने को मिलेगी, फंक्शन का जो नेचर होगा ऐसे होगा, f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन hx, gx अपॉन hx। इस फॉर्म में आप फंक्शन दिया जाएगा। तो अगर फंक्शन रैशनल फंक्शन तो सामान्य सी बात ये करनी है कि g(x) का नेचर चेक करना है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि h(x) की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं हो रही है। h(x) की वैल्यू जहां पे 0 होगी उस वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। बाकी g(x) का नेचर
आपको स्पेसिफिक आइडिया पे चेंज करना पड़ेगा, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा तभी क्लियर होगा मामला। अगला जो क्वेश्चन का नेचर होता है ये होता है इरेशनल फंक्शन का, इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। और यहां पे अप्रोच ऐसे आपको लेना है, फंक्शन आपको दिया जाएगा इस आइडिया पे एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स, एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स। जब इरेशनल के आइडिया पे लिखा जाएगा तो आप इसकी वैल्यू ऐसे बताओगे आप, सर जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी है उसके बराबर होगी, ये वाली बात आप बताओगे इस केस के लिए। इस चीज को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। और एक पॉइंट आपको और दिमाग पे रखना है कि यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपान इन स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स के बराबर है तो जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ये 0 से बड़ी होगी, ये 0 से बड़ी होगी। इस बात को अपने दिमाग पे आप केयरफुल होकर रखिए और आराम से चीज़ों को समझिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स बराबर इन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसकी वैल्यू होगी क्या? तो आप कैसे बताओगे इसकी वैल्यू को? तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको देखना है कि ये किस नेचर का फंक्शन है। स्क्वायर रूट के अंदर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है ये, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर होने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन 0 से बड़ा होता है। स्क्वायर रूट के अंदर दिखने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। आपने इसको 0 से बड़ा दिखा दिया, इसको आपने 0 से बड़ा दिखा दिया, ठीक है। इसको आपने 0 से बड़ा दिखा दिया, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू को आपने 0 से बड़ा दिखा दिया, उसके बराबर दिखा दिया, ठीक है। 0 से बड़ा है उसके बराबर भी हो सकता है ना ये बात। अच्छा, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जब आप देख रहे हैं तो आप ये बात फील कर रहे हैं कि सर इस बात को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एक्स प्लस हाफ 3, एक्स माइनस हाफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब फिर मैंने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे इन दोनों वैल्यूज को मैंने रखा, और जैसे मैंने दोनों वैल्यूज को रखा तो मेरे को यहाँ पे मिला माइनस हाफ 3 और यहाँ पे मेरे को मिला 3। 3 से जब बड़ा कोई भी नंबर इस फंक्शन में रखूंगा मैं, जब 3 से बड़ा जब कोई भी नंबर इस फंक्शन में रखूंगा, जैसे कि बोला आपने क्या रखा जाए सर, 3 से बड़ा नंबर 4 होता है, 4 को आपने इस फंक्शन में रखा तो 4 प्लस 3 करने पे क्या मिला? 7 मिला। 4 माइनस 3 करने पे क्या मिला? 1 मिला। 7 इंटू 1 करने पे प्लस हाफ 7 मिला, ये रीजन पॉजिटिव हो गया। ऐसे कोई भी वैल्यू रख के आप चेक करिएगा, ऐसे कोई भी वैल्यू रख के आप चेक करिएगा, आपको ये रीजन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। अब आप -3 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन में रखिए, इस ऑब्जर्वेशन में रखिए। आपने बोला सर -3 से 3 के बीच में 0 आता है, जब आप 0 रखेंगे 0 प्लस 3 तो आपको 3 मिल गया, 0 माइनस 3 करने पे माइनस हाफ 3 मिल गया, मीन्स माइनस हाफ 9 मिल गया। अब ये ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो गया, -3 से 3 के बीच में वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। इस चीज को आप हटा दीजिए। अब -3 से छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो -3 से छोटी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो क्या होगा? -3 से छोटी वैल्यू -4 होगी, -4 प्लस 3 करने पे -1 मिला, और -4 और -3 करने पे -7 मिलेगा आपको यहाँ से। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 7 और रीजन आपको मिलेगा पॉजिटिव। अब इसके बाद आपको करना ये है कि इसको हटा दीजिए। ओहो, ये बात होगी पॉजिटिव। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 3 x माइनस 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ा ऑब्जर्वेशन कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। अब आपने सर बोला कि सर x की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से लेकर के -3 तक, यूनियन 3 से इन्फिनाइट तक। ये दो बातें होगी, इन दोनों बातों को दिमाग पर रखना, आराम से इस तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। इन दोनों बातों को आराम से देखिए और केयरफुल होकर इस पर अपना अप्रोच रखिए, चीज़ों को समझिए बस, है ना। तो ये बात अपने दिमाग पर रखेंगे। रेशनल फंक्शन की कहानियां हैं, इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। अब इसके बाद अगला अप्रोच जो होगा माय डियर, वे होगा, अगला जो अप्रोच होगा वे लॉगरिथमिक फंक्शन का होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन
यहाँ पे कहानी आपको देखने को मिलेगी, फंक्शन का नेचर ऐसे होगा, एफ एक्स इज इक्व टू लॉग ऑफ जी एक्स टू द बेस एच एक्स। अब यहाँ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी ये 0 से बड़ी होगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी। एज वेल एज आपको ये भी चेक करना है कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू का नेचर क्या है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी, जो बेस में आपको दिख रहा है, ये दो केस डील करेगा। एक केस ये कि 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, और दूसरी केस ये कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो इन तीन केसेस को चेक करना पड़ेगा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के ऑब्जेक्शन को देखने के लिए। तो आप इस बात को दिमाग पर रख लीजिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो कहानी और क्लियर होंगी। तो इन तमाम बातों को अपने दिमाग पर रखेंगे, केयरफुल होकर सेशन को एंजॉय करेंगे। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको आप आराम से समझिए और अपने दिमाग पर रखिए। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इसको करते भी हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा आप बताइए। या पहले आप छोटा सवाल कर लो, उसके बाद अगला सवाल करना भाई। यहां पे मैंने ई कह दिया, ई। यहां पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे टू दी बेस मैंने ई लगा दिया, एक्सपोनेंशियल वाला ऑब्जर्वेशन लगा दिया बेस में। क्या होगा रिजल्ट इसका बताइए। आपने बोला होगा सर इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप देख रहे हैं कि लॉगरिथम के साथ जो फंक्शन ऑपरेट होता है वह वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। आपने बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्या सर? बिल्कुल होगी। अब इसको आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसको आपने बोला सर इसको मैंने एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लिख दिया, कोई बुराई है क्या सर? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। इसके बाद मैंने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रखा, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3। अब 3 से बड़ा कोई भी ऑब्जर्वेशन जब मैं इस फंक्शन में रख रहा हूं तो मेरे को वैल्यू इधर की पॉजिटिव मिलेंगी, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। -3 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू आप रखोगे रीजन आपको नेगेटिव मिलेगा, और -3 से छोटी वैल्यू रखने में माय डियर आपको रीजन में पॉजिटिव मिलेगा। ऑब्जर्वेशन इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, इधर वाला रिजल्ट के रूप में डिसाइड करना है। तो x बिलोंग करेगा -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनाइट। इसको आप आंसर ग्रुप में इसको नोट कर लीजिएगा, सारी बातों को देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे अप्रोच होंगे, उनको मैं क्वेश्चंस के अंदर ही डील करूंगा, तो बिल्कुल आपको आराम से देखना है। कल मिलेंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड नाइट।